12 जुलाई 2025 की दोपहर अहमदाबाद के लिए एक कभी न भूलने वाली त्रासदी लेकर आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया की उड़ान AI 171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। यह एक बोइंग 787-8 विमान था, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे, जो अपने सपनों और उम्मीदों के साथ एक नए सफर पर निकले थे। घड़ी में दोपहर के 1:39 हुए थे जब विमान ने रनवे 23 से आसमान की ओर बढ़ना शुरू किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले कुछ ही पल भारतीय विमानन इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक लिखने वाले थे। यह वो उड़ान थी जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकी। टेकोनफ के महज 2 मिनट के भीतर ही कॉकपिट में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी थी। पायलटों ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधा और कांपती हुई आवाज में मेडे का आपातकालीन संदेश भेजा। यह संदेश हवा में गूंज रहे खतरे का पहला संकेत था। विमान का पिछला हिस्सा असामान्य रूप से नीचे झुक रहा था और वह तेजी से ऊंचाई खो रहा था। पायलटों ने विमान को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तकनीक और किस्मत दोनों ने ही उनका साथ छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस विशालकाय विमान को जमीन की ओर खींच रही थी और पायलटों का हर प्रयास विफल हो रहा था। जांचकर्ताओं के अनुसार शुरुआती संकेत इंजन की शक्ति में अचानक आई भारी कमी यानी लॉस ऑन थ्रस्ट की ओर इशारा करते हैं। यह एक ऐसी तकनीकी विफलता है जिसमें विमान को ऊपर उठाने वाली ताकत अचानक खत्म हो जाती है। पायलटों के पास प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ सेकंड का ही समय था, जो इस विशाल विमान को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए नाकाफी था। हवाई अड्डे के ठीक बाहर शहर की घनी आबादी वाला इलाका था। विमान बेकाबू होकर शहर की ओर बढ़ रहा था और उसके साथ बढ़ रहा था सैकड़ों जिंदगियों पर मंडराता खतरा, जो जमीन और आसमान दोनों पर मौजूद थी। इस उड़ान में अलग अलग देशों के नागरिक सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। हर यात्री की अपनी एक कहानी थी, अपना एक मकसद था। कोई परिवार से मिलने जा रहा था, कोई छुट्टियां मनाने, तो कोई अपने करियर को नई उड़ान देने। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी विमान में सवार थे, जो एक निजी यात्रा पर लंदन जा रहे थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह आरामदायक और सुरक्षित मानी जाने वाली हवाई यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन जाएगी। उस दिन नियति ने इन सभी 242 लोगों की कहानियों को एक दुखद अंत से जोड़ दिया था। बेकाबू विमान हवाई अड्डे की चारदीवारी को पार करते ही एक बड़े नीम के पेड़ से जा टकराया। इस टक्कर से विमान का एक पंख टूटकर अलग हो गया और उसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। इसके बाद वह सीधे पास में ही स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हॉस्टल की 2 मंजिलें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। टक्कर होते ही विमान के फ्यूल टैंक में एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा मलबा आग के एक विशाल गोले में तब्दील हो गया। आसमान में धुएं का एक काला गुबार छा गया, जो मीलों दूर से दिखाई दे रहा था। इस हादसे ने विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की जान ले ली। केवल एक यात्री ही इस भीषण दुर्घटना में चमत्कारिक रूप से बच सका, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल था। त्रासदी सिर्फ विमान तक ही सीमित नहीं रही। जिस वक्त यह हादसा हुआ, हॉस्टल में कई छात्र मौजूद थे। मलबे और आग की चपेट में आने से 3 MBBS छात्रों की भी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जो अपने कमरों में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना में हॉस्टल के 15 जूनियर डॉक्टरों समेत कुल 50 लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत पास के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था। दुर्घटना स्थल का दृश्य दिल दहला देने वाला था। विमान का मलबा हॉस्टल की टूटी हुई दीवारों और जले हुए सामान के साथ मीलों तक फैला हुआ था। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि बचाव दलों को भी पास जाने में मुश्किल हो रही थी। हर तरफ इंसानी अंग और लोगों के सामान बिखरे पड़े थे। हवा में जले हुए मांस और ईंधन की गंध फैली हुई थी। यह एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। स्थानीय लोग जो कुछ मिनट पहले तक अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे, अब एक ऐसी हकीकत का सामना कर रहे थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस हादसे में गुजरात ने अपने एक लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को भी खो दिया। उनके अलावा कई दोस्त और परिवार एक साथ यात्रा कर रहे थे,
जिनकी जिंदगियां एक ही झटके में खत्म हो गई। कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया, तो कई माता पिता ने अपनी संतान को। हर मृतक की कहानी अपने आप में एक त्रासदी थी। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, बल्कि 244 जीती जागती जिंदगियों का अंत था, जिन्होंने अपने पीछे कभी न भरने वाले जख्म और अनगिनत सवाल छोड़ दिए थे। अहमदाबाद शहर उस दिन शोक में डूब गया था। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। कुछ ही मिनटों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अर्धसैनिक बलों की कई टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। उनके सामने दोहरी चुनौती थी। एक तरफ विमान और हॉस्टल में लगी भीषण आग को बुझाना और दूसरी तरफ मलबे में दबे लोगों को जिंदा बाहर निकालना। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड की 5 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुट गईं, लेकिन विमान के ईंधन के कारण आग बार बार भड़क रही थी। यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी, जहां हर गुजरता पल किसी की जिंदगी बचा सकता था। बचाव अभियान रात भर और अगले कई दिनों तक चलता रहा। एनडीआरएफ के जवान बेहद मुश्किल और खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे थे। उन्हें भारी मलबे को काटना पड़ रहा था और लगातार सुलग रही आग के बीच शवों को बाहर निकालना था। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए खून की कमी होने लगी, जिसके बाद शहर भर में रक्तदान शिविर लगाने की अपील की गई। अहमदाबाद के नागरिकों ने इस अपील पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इंसानियत की एक मिसाल कायम की। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीमें बिना रुके, बिना थके घायलों का इलाज कर रही थी। पूरा शहर इस आपदा से लड़ने के लिए एक साथ खड़ा हो गया था। राज्य सरकार ने तुरंत गांधीनगर में एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया और हेल्पलाइन नंबर जारी किए, ताकि पीड़ित परिवार जानकारी प्राप्त कर सके। एयर इंडिया ने भी परिवारों की सहायता के लिए एक कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। हवाई अड्डे के आसपास की सभी सड़कों को बंद कर दिया गया, ताकि बचाव वाहनों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर भी उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया। सरकार और प्रशासन के बीच समन्वय यह सुनिश्चित कर रहा था कि राहत कार्यों में कोई कमी न रह जाए और पीड़ितों को हर संभव मदद मिल सके। पीड़ितों की पहचान करना एक और बड़ी और संवेदनशील चुनौती थी। कई शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि उनकी पहचान करना नामुमकिन था। इसके लिए कासोटी भवन में डीएनए सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। परिवारों से डीएनए सैंपल लिए गए ताकि उनका मिलान शवों से किया जा सके। यह प्रक्रिया भावनात्मक रूप से बहुत दर्दनाक थी, लेकिन यह जरूरी था ताकि परिवार अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर सके। 15 जुलाई तक 41 पीड़ितों के डीएनए का मिलान हो चुका था और 25 शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए थे। यह एक धीमी और पीड़ादायक प्रक्रिया थी, जो इस त्रासदी के गहरे जख्मों को बार बार कुरेद रही थी। इस राष्ट्रीय त्रासदी पर देश और दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत अपनी सभी बैठकें रद्द कर दीं और अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को राष्ट्रीय त्रासदी करार दिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। टाटा ग्रुप, जो एयर इंडिया का मालिक है, ने आगे बढ़कर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया और बीजे मेडिकल कॉलेज के क्षतिग्रस्त हॉस्टल के पुनर्निर्माण में पूरी मदद करने का वादा किया। यह कदम पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की एक कोशिश थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत के प्रति अपनी संवेदनाएं भेजी, क्योंकि इस हादसे में 53 ब्रिटिश नागरिक भी मारे गए थे। ब्रिटेन में पीड़ितों की याद में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने भी एक बयान जारी कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया। नागर विमानन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं था, बल्कि यह देश के दिल पर लगा एक गहरा जख्म था। इसने हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
बोइंग के एक व्हिसलब्लोअर ने पहले ही कंपनी की गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं में खामियों की ओर इशारा किया था, जिसने इस हादसे के बाद जांच को एक नई दिशा दी। लोगों के मन में डर और अविश्वास बैठ गया था। हर कोई यही सोच रहा था कि अगर देश के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक पर एक प्रतिष्ठित एयरलाइन के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर कौन कहां सुरक्षित है। इस घटना ने पूरे विमान उद्योग को अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया। 12 जुलाई 2025 की तारीख हमेशा के लिए एक दुखद याद बनकर रह जाएगी। यह हमें उन 244 मासूम जिंदगियों की याद दिलाएगी जो एक पल में खत्म हो गईं। यह हमें उन बचावकर्ताओं के साहस की याद दिलाएगी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाया, और यह हमें उस दर्द की भी याद दिलाएगी जो उन परिवारों को मिला जिनके अपने इस उड़ान से कभी वापस नहीं लौटे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सदमा है जिससे उबरने में देश को और उन परिवारों को शायद सालों लग जाएंगे। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा।